बहुत ज्यादा करीब कर दिया तुमने, एकदम बिल्कुल रेटिना स्कैनर हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज के राष्ट्रीय पोषण मंथ के वैलिडिटी सेशन में। ये सेशन 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फर्स्ट पार्ट जो 12 से 1 का होगा, उसमें 2 प्रेजेंटेशन आएंगे बैक टू बैक। एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोहम्मद रजी अहमद साहब का होगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कम एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ निस्वा और कवालात के, उनका। उसके बाद दूसरा प्रेजेंटेशन होगा डॉक्टर मरियम जमील का, जो पीएसएम में पीजी स्कॉलर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम में। तो अभी का फर्स्ट सेशन शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि जो लोग बचे हुए हैं ज्वाइन कर लें और म्यूटेड रहें इस पूरे सेशन के दौरान। और सेकंड सेशन 12:30 से, सेकंड प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट 12:30 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चूंकि 1 बजे से दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, इसमें स्पेशल सेक्रेटरी और कुछ हमारे गेस्ट आएंगे, तो थोड़ा कंक्लूड करेंगे वैलिडिटी सेशन को कि हमने क्या किया पूरे 1 मंथ में। और फिर उसके साथ प्राइज जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हॉस्पिटल इस वाले हिस्से में, और जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन सबको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि म्यूटेड रहें और प्रेजेंटेशन को गौर से सुने। सवाल और जवाब का सिलसिला उसके बाद होगा, जस्ट प्रोग्राम जब उनका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर रजी साहब को मदू करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन। Okay, so Assalamu alaikum and very warm good afternoon all of you. चूंकि अभी भारत सरकार के जरिए आयुष मिनिस्ट्री जो अंडर भारत सरकार के काम कर रही है, उसके अंदर सितंबर को पोषण माह के तौर पे मनाया जा रहा है, जिसका स्लोगन है सही पोषण देश रोशन। उसी सिलसिले में हमारे इस इंस्टीट्यूट में भी कई सारी चीजें, हमारे इस इंस्टीट्यूट में भी कई तरह की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम भी था और डेली वेबिनार भी था। आज चूंकि 30 सितंबर है और लास्ट डेट ऑफ पोषण माह है, तो इसलिए आज कंक्लूडेड प्रोग्राम में कुछ प्रेजेंटेशंस और फिर वैलिडिटी सेशन होना है। इसी सिलसिले में आज सबसे पहला लेक्चर मेरा है, जो कि मेरा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। किस तरह की न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में चाहिए वो जरूरी है। चूंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक फीमेल, एक लेडी जन्नत और जहन्नम दोनों एक साथ फील करती है, एक साथ ये कहती है। इसलिए ये एक ऐसा फेज है जिसमें बहुत ज्यादा खुशी भी रहती है। और जब डिलीवरी का टाइम आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब जैसे जैसे फीटस बड़े होते हैं, तो फिर बैक पेन वगैरह से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जन्नत और जहन्नम दोनों एक साथ महसूस होता है एक मदरहुड के फेज में। एक्चुअली वाई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो सबसे पहला है कि अगर प्रॉपर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रॉपर न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो हमें कंसेप्शन से पहले, जैसे ही प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, जब कंसेप्शन हो जाता है तो पहले कुछ वीक्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट का जो रिक्वायरमेंट होता है, वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
जो नॉर्मल जो ग्रोथ होना है बेबी का, जो ऑर्गन डेवलपमेंट होना है, वो सब की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इसकी वजह से न्यूट्रिशनल चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। इस इवन के समटाइम जो फीमेल जो औरतें प्रेग्नेंट होती है, पहले कुछ सप्ताह में उन्हें रियलाइज भी नहीं होता, स्पेशली अगर प्राइमी की बात करें तो पहले कुछ सप्ताह में रियलाइज भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हम पहले जैसे ही वो प्लान करती है प्रेगनेंसी का, तो कि अब हमें प्रेग्नेंट होना है, तो तभी से हमें न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल चेंजेस को कुछ महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। प्रेगनेंसी वेट गेन होता है और ये वेट गेन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ओबेसिटी की तरफ जा रही है, या जो प्रेगनेंसी के दौरान एवरी ट्राइमेस्टर में जितने वेट बढ़ने चाहिए, या फिर जो है एवरी वीक के अकॉर्डिंग जितने बॉडी वेट बढ़ने चाहिए उस फीमेल के, उतने बॉडी वेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखना होता है। चूंकि बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो कई सारी कॉम्प्लिकेशन भी साथ में लाते हैं। अगर ओबेसिटी होता है तो उसके अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसी तरह हाइपरटेंशन और प्री-एक्लेम्सिया भी कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर ज्यादा वेट गेन हुआ। वहीं अगर कम वेट गेन हुआ, वैसी सूरत में बच्चे मालनरिश और कंजेनाइटल एनामोली के साथ पैदा हो सकते हैं। तो बात करें, ये जो 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, ये एक मेडिकल टाइम होता है जहां पे फीमेल कई तरह के इमोशंस के से, गुड इमोशन बैड इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। इसलिए इसमें हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल प्ले करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना, राइट अमाउंट में सही क्वांटिटी में वेट गेन हो रहा है उसको ध्यान रखना। इसके अलावा रेगुलर लाइट फिजिकल एक्सरसाइज करना, और अगर प्रॉपर विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो आपके फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में जो रिकमेंड किया गया है उसको लेना। इसके साथ अगर हम देखें, बहुत सारे स्पेशली इंडिया में अर्बन एरिया में है, लेकिन रूरल एरिया में बहुत कम पाया जाता है। तो अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो और ज्यादा यूज होता है। तो इन सब हार्मफुल चीजों से बचना चाहिए। अगर हम बात करें कि कितना कितना वेट बढ़ता है, किस तरह से बढ़ता है, तो उसके लिए अगर हम फुल टर्म प्रेगनेंसी की बात करें, 40 वीक प्रेगनेंसी की बात करें, तो प्लेसेंटा जो है एट द फुल टर्म वो 650 ग्राम वेट होता है उसका। एमनियोटिक फ्लूइड 800 ग्राम होता है। ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट 405 ग्राम तक होता है। वहीं यूट्राइन मास जो है वो 900 ग्राम होता है। फैट और फ्लूइड जो है वो 1200 ग्राम होता है। मैटरनल ब्लड 1800 ग्राम। एवरेज जो बेबी का वेट है फुल टर्म में वो 2.5 केजी से 3.5 केजी। तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं तो अबाउट 11 केजी होते हैं। और 11 केजी से 14 केजी तक नॉर्मल इंडिविजुअल में, नॉर्मल फीमेल में वेट बढ़ना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन उसके कुछ पैरामीटर है कि किस बॉडी वेट के लोगों में या किस बीएमआई के लोगों में कितना वेट बढ़ना चाहिए जो आइडियल होता है। तो वैसी सूरत में अगर हम देखें तो कोई अगर अंडर वेट फीमेल है जिसका बीएमआई लेस देन 18.5 है, तो वैसी सूरत में ऐसे फीमेल को 12.5 से 18 केजी तक वेट बढ़ना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसमें 18.5 जिसका बीएमआई 18.5 से 24.9 यानी या 25 है, वैसी सूरत में 11.5 से 16 केजी वेट बढ़ना चाहिए। वहीं के कोई ओवर वेट है 25 से लेकर के 29.9 या 30 कह ले, तो ऐसे लोगों में 7 से 11.5 केजी वेट बढ़ना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इससे प्रीवियस स्लाइड में कि 11 से 14 केजी ऑन एवरेज बॉडी वेट बढ़ता है, तो वैसी सूरत में 200 से 300 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
और 200 से 300 कैलोरी पर डे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी की है, नॉर्मली अगर हमारी रिक्वायरमेंट 2200 कैलोरी की है, उसमें 200 से 300 अगर हम बढ़ा देते हैं, तो वैसी सूरत में टोटल एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें 40 वीक में लेना होता है वो 77 से 84,000 किलो कैलोरी लेना होता है, जिसमें पर डे अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो 85 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, सेकंड ट्राइमेस्टर में 285 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 475 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए। अब अगर बात करें हम अपने इंडिया की, तो इंडिया में अबाउट 7 या तो अंडरवेट होती है या फिर एनीमिया या फिर दोनों साथ में होता है। अंडरवेट है तो एनीमिया के चांसेस और भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, चूंकि बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, इसलिए तो इसको ध्यान में रखते, चूंकि एनीमिया खुद में एक मेजर काउज है फीटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की। ऐसी सूरत में हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ता है। वहीं कोई ऐसा केस जिसमें बहुत अर्ली एज में प्रेगनेंसी हुआ हो, या फिर दो बच्चों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम हो, या फिर बहुत ज्यादा मल्टीपास हो, या फिर बहुत लेट स्टेज में प्रेग्नेंट हुई हो लेडी, उसके अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं हेल्थ पे और न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, इसलिए उसको भी मैनेज हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट फैक्टर कुछ होते हैं जिसकी वजह से जो हम न्यूट्रिशन देते हैं, अगर हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेते हैं या पैरेंटल न्यूट्रिशन के तौर पे या फिर डाइट के तौर पे, तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, इसलिए माल नरिशमेंट हो सकता है। वो कंडीशन मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है और वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है या अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन हो सकता है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या क्या चीजें जरूरी है हमारे न्यूट्रिशन के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी स्पेशली, तो ध्यान रखना है कि हमें फॉलेट या फॉलिक एसिड जो है, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, ओमेगा फैटी एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड दैट इज प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो कि प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए। वन बाय वन अगर हम बात करें तो फॉलिक एसिड जो है वो डेली रिक्वायरमेंट हमारा प्रेगनेंसी के दौरान 600 माइक्रोग्राम हो जाता है। वैसे आप इस चार्ट पे देख सकते हैं सारी चीजें। अगर मैं इस चार्ट को ज्यादातर ग्रुप्स जो है हमारे उसमें शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी सब कुछ बताने लगा तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बताते चलता हूँ चार्ट वाले में। बाकी तो 600 mg डेली रिक्वायरमेंट हमारा फॉलिक एसिड का हो जाता है। और इसके जो इसकी वजह से मेनली क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पैदा होता है अगर कम हो, क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप कंजेनिटल एनामोली या फिर हार्ट डिजीज हो सकता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो है वो किडनी बीन्स हो गई, पीनट्स हो गया, एस्पैरेगस हो गया, या फिर ये पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, ऑरेंज हो गया, तो कई सारी चीजें हैं, इसको आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सेकंड में आयरन की, तो आयरन जो है हमारा प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट है 27 मिलीग्राम पर डे, और इसकी कमी की वजह से एनीमिया होता है, और एनीमिया की वजह से मेनली आयरन जो है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में या आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर कैरी नहीं होगा तो फीटल सर्कुलेशन हैम्पर होगा और फीटस नुकसान पहुंच सकता है। तो वैसी सूरत को ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर ध्यान रखना है कि 10.4 ग्राम पर डीएल से ये कम ना हो एचबी हमारा, और अगर होता है तो वैसी सूरत में पैरेंटल सप्लीमेंट हमें देना होता है। चूंकि इसमें जो मौजूद ज्यादातर आयरन जो पाई जाती है अगर देखेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन जितनी पाई जाती है उतनी हो नहीं पाती है। हीम आयरन और नॉन हीम आयरन दोनों का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। जो हीम आयरन है वो 25% और स्लाइटली मोर देन 25% होता है। वही नॉन हीम आयरन जो है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो लेस देन 25% होता है।
जो नॉन हीम आयरन है मोस्टली आपको वेज सोर्सेज से आते हैं, जबकि जो हीम आयरन है मोस्टली नॉन वेज सोर्सेज से आते हैं। अब एग में एक कंफ्यूजन है कि ये बहुत सारे लोग इसको नॉन वेज में रखते हैं और बहुत सारे लोग इसे वेज में रखते हैं। तो वो अगर एग भी जो है हमारा नॉन हीम आयरन के अंडर में आता है। अगर हम देखें कि जो है डेली 15 से 30 mg पर डे अगर हम देना है, तो वैसी सूरत में 4 mg जो है आयरन हमें बीफ के 90 ग्राम, बीफ के लीवर में ऐसे 90 ग्राम में मिलता है। वहीं ऑर्डर सारे के सारे आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि कहाँ से क्या क्या कितना कितना मिल सकता है। 2 से 4 ग्राम और मोर देन 4 ग्राम किस किन चीजों से मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिले या फिर कम करते हैं, और कई सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ चार्ट में मेंशन है। हाँ, इसमें सिर्फ कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है कि जैसे HCl और विटामिन सी, कभी भी एसिडिक मीडिया में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाया करता है, उसी तरह विटामिन सी के प्रेजेंस में भी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। वहीं अल्कलाइन मीडिया में या कोई एंटासिड इस्तेमाल कर रहा है तो वैसी सूरत में आयरन का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। कुछ मिथ है, ये थोड़ा सॉरी मिथ कहता हूँ, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि किस तरह से आयरन को हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली देना होता है। इस चार्ट के जरिए आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग इसको समझ लेंगे। अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम अगर देखें तो एक प्रेग्नेंट लेडी में रिक्वायर्ड होता है, 1 ग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है। अमूमन ये बोन एंड टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है चूंकि फीटस का जब ग्रोथ होता है तो वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इसको इसका अगर हम जो है इनएडिक्वेट लेते हैं तो वैसी सूरत में डीमिनरलाइजेशन ऑफ मदर बोन एज वेल बोन एंड टीथ एज वेल एज फीटस के जो बोन्स होते हैं उसका भी डीमिनरलाइजेशन हो सकता है। अगर हम बात करें कि किस फूड आइटम में कितना पाया जाता है, तो मोर देन 200 अगर मिलीग्राम किसी फूड आइटम में पाया जाता है तो उसको अच्छा कहा जाता है, जिसमें मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, या फिर चीज बटर हो गया एंड आइसक्रीम, यानी मिल्क और मिल्क से बने हुए ज्यादातर प्रोडक्ट में मोर देन 200 ग्राम पाए जाते हैं। उसके एक कितने कितने क्वांटिटी में मोर देन 200 मिलीग्राम पाए जाते हैं वो सारा मेंशन है, आप उसको देख सकते हैं। रही बात एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम के भी एब्जॉर्प्शन में कई सारी दिक्कत आती है। जैसे अगर किसी का विटामिन डी लेवल अच्छा है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। उसी तरह पाराथायराइड हार्मोन का है, उसी तरह जो है हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट है और लैक्टोज के का प्रेजेंस है मिल्क के जरिए। तो इन सब कंडीशन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। वहीं कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें घट जाता है, जैसे अल्कलाइन मीडिया हो गया, लो विटामिन डी हो गया, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया। तो इन सब कंडीशन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन घट भी जाया करता है। तो इन चीजों को भी हमें एसेस करना पड़ता है। अब कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जानते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपोवोलेमिया होता है और आयोनाइज्ड कैल्शियम का कंसंट्रेशन नॉर्मली 9 से 11 ग्राम हमारी बॉडी में या ब्लड में होना चाहिए। और प्लेसेंटा जो है वो हमारा विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए बाहर से स्किन के जरिए और अदर डाइटरी सोर्सेज के जरिए लेता है, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ फीटस और एज वेल एज मदर दोनों को ये कहता है। इसके लिए पहले ही भी बता चुका है कि पैराथायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी जो है मेनली अगर देखा जाए तो रिस्क ऑफ ऑटिज्म जो है वो बढ़ाता है। अगर किसी को डिफिशियंसी है या इनसफिशियंसी है, वैसी सूरत में किसी लेडी को डिफिशियंसी या इनसफिशियंसी है, वैसी सूरत में जो बच्चे पैदा होंगे उसमें ऑटिज्म देखा जाता है। तो इसलिए हमारा साथ ही साथ बहुत तरह के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है।
कैल्शियम में, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म में, तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। इवन बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो गया या हाइपरथायराइडिज्म हो गया, या फिर जो है हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो अगर देखें, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रिकमेंडेड डोज है कि कितना दे सकते हैं। वो चार्ट आपको, अगर इन्फेंट है तो 0 से 6 मंथ में, और 7 से 12 मंथ में, या फिर जो है 1 to 3 ईयर में, 4 to 8 ईयर में, इस तरह से अलग अलग एज में कितना कितना दे सकते हैं, वो सारा का सारा तो अलग अलग एज ग्रुप में कितना कितना जरूरत पड़ती है उसको आज देना है। उसके पूरे चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ कहाँ से सोर्सेज है? डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट एक्सपोजर के लिए कहा जाता है, नॉर्मली हम सब धूप में निकलते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। चूंकि जो स्टडी शो करता है, अगर आप डेली बेस में नहीं बल्कि हफ्ते में 2 बार भी आपके बॉडी एरिया, बॉडी के सरफेस एरिया जो है उसका 75% ओपन स्किन रहता है, तभी जाके वो नॉर्मल क्वांटिटी में आपके विटामिन डी का सिंथेसिस कर पाता है। तो अर्ली मॉर्निंग आवर में, अगर चूंकि उस टाइम में धूप की तपिश जो है काफी कम होती है, यूवी रेज बहुत कम रहते हैं, तो वैसी सूरत में हमारी औरतें भी हैं, वो भी अगर चाहे तो अपने छत पे जाकर के, अगर यह है तो बॉडी सरफेस का मेनली ये है कि मोर देन 75% एरिया, या एटलीस्ट 75% एरिया अगर कवर्ड है, वीक में 2 दिन ओपन है, 2 दिन भी, तो वो उनको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और खासतौर से हमारे मुस्लिम औरतों में तो चूंकि बाहर निकलती भी हैं तो पूरी तौर पे कवर्ड रहती है, तो उनमें बहुत ज्यादा डिफिशियंसी। उसी तरह हमारे जो हम जो मेडिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ज्यादातर डॉक्टर्स अंडर वेल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, तो वैसी सूरत में भी विटामिन डी की डिफिशियंसी, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम से कम होता है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी 79% लोगों में पाया गया। ये 2019 की स्टडी बता रहा हूँ। इंडिया में डॉक्टर्स में 79% डॉक्टर्स में विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई है। अब वो कुछ चीजें हैं, और इसके अलावा सनलाइट के अलावा जहां से हमें विटामिन डी मिल सकती है, तो जिसमें फिश है, सैल्मन है, अलग अलग टाइप के फिश हो गए, मिल्क हो गए, सीरियल्स हो गए है, या फिर जो है मशरूम है, लीवर ऑयल है, ये सारी चीजों से हमें मिलता है, चीज वगैरह से हमें मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट थिंग है कि विटामिन ए। विटामिन ए एक्चुअली हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काउज कर सकता है बर्थ डिफेक्ट को, जिसमें चूंकि ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस जो होती है एपिथेलियल सेल के फंक्शन के लिए, उसको रिड्यूस करता है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट को भी रेगुलेट करता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। तो अगर आप विटामिन ए प्रॉपर डाइट में अपने नहीं लेते हैं, तो फिर ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। विटामिन ए का जो अगर हम देखें कि मेनली ये फैट सॉलेबल विटामिन होता है, ये तो हर कोई जानता है, और एक्सेस अमाउंट से ये टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकता है। एक्सेस अमाउंट से ये टॉक्सिसिटी भी पैदा कर सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं तो इतना ना दे दें कि ये टॉक्सिसिटी पैदा करे। और टॉक्सिसिटी पैदा क्या क्या हो सकती है? नोजिया हो सकता है, मेंटल इरिटेबिलिटी हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, हेडेक, हेयर लॉस, ऑल दोज थिंग जो यहाँ पे मेंशन कर रखा, ये सारा काउज हो सकता है इसके टॉक्सिसिटी से। इवन के अल्टर्ड मेंटल स्टेटस कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? तो इन सारी चीजों में जो आप देख रहे हैं, लीवर, चाहे वो बीफ का हो, पॉर्क का हो, या फिर चिकन और फिश का हो, सभी चीज में पाया जाता है। लीवर, कॉड लीवर ऑयल जो होता है उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा जो डंडलियन ग्रीन्स होते हैं उसमें कैरोट, ब्रोकली,
जो अलुआ हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, स्वीट पोटैटो, उसमें भी। इसके अलावा बटर, पालक, पम्पकिन और भी कई सारे जो सीजनल जो एवरी सीजन में मिलने वाले फल है उसमें भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सीजनल फल्स भी है जिसमें पाए जाते हैं, जिसमें आपको मैंगो आ जाता है या फिर जो है आपको वाटरमेलन आ जाता है, इन सब चीजों में पाया जाता है। अब बात करते हैं एमाइनो एसिड यानी प्रोटीन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? एवरीवन नोज इट कि प्रोटीन जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का काम करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन का काम करता है। तो जितने भी हमारे मसल्स वगैरह के ग्रोथ होने हैं या फिर जितने भी हमारे हार्मोनल ये होने हैं या इंजाइमेटिक चेंजेस आने हैं, इंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, वैसी सूरत में हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ डीएनए है या सेल मेम्ब्रेन है, हीमोग्लोबिन है या फिर जो है एंजाइम, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन, एंटीबॉडीज, सब के लिए हमें प्रोटीन या एमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। ये एक छोटी सी एक बात है कि मेनली 20 एमाइनो एसिड होता है, जो कि 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। जो एसेंशियल होते हैं उसे हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो नॉन एसेंशियल होते हैं वो हमारी बॉडी खुद से तैयार करती है। प्रोटीन हमें कितना चाहिए? तो अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन में जितनी हमारी बॉडी वेट होती है, ईच केजी 1 ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी। नॉर्मल इंडिविजुअल में भी ईच केजी 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल अगर हम फीमेल का एवरेज वेट देखें तो अबाउट 55 केजी के आसपास रहता है। तो 55 केजी प्लस प्रेगनेंसी में 7.5 केजी एटलीस्ट चाहिए, जो कि टोटल 62.5 mg होता है। तो चूंकि पहले ही बात कर दिया क्या क्या जो है जरूरत है इसकी प्रोटीन की, तो कहाँ से अगर हम 60 से 65 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए तो वो कैसे मिल सकता है? वैसी सूरत में 7 से 8 ग्राम हमें अंडे से मिल सकता है, एक अंडे से। वहीं अगर लंच में हम एक लेग पीस ले लिए चिकन का तो उससे हमें 1 ग्राम मिलता है। वहीं फिश ले लिए एक तो 7 ग्राम मिलता है। इस तरह से सारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है। ये अगर सारी चीजों को हम फॉलो कर लेते हैं तो वैसी सूरत में 60 से 65 ग्राम हम प्रोटीन ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ जो है, प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ एक स्टडी होती है जिसमें बताया गया कि 65 से 70 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन ईच डे एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जरूरी है। बहुत फिर यहाँ पे वही कि जो है किस किस अदर सप्लीमेंट के तौर पे भी हम ले सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में एमाइनो एसिड को, जो हमारे लिए एसेंशियल है। और एमाइनो एसिड अगर हम लेते हैं तो वैसे वो हमें प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। बहुत सारे टाइप के एमाइनो एसिड है, पहले भी बता चुका हूँ, जो कि एडेड होता है हर्ब में या फिर केराटिन में या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के तौर पे और प्रिजर्वेटिव्स में भी इस्तेमाल होता है। डाइट जो है रेस्ट्रिक्शन, एक डाइट जो प्रेगनेंसी की डाइट होती है उसमें मोर रेस्ट्रिक्शन होता है देन द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। इसलिए जो हर्ब, आर्टिफिशियल और स्वीटनर्स है वो सेफ होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। अदर बाकी एबव मेंशन जो हमारे एमाइनो एसिड के प्रोडक्ट होते हैं उसकी बनिस्बत। इनफैक्ट जो अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन है उसने कहा है कि जो वुमेन कंसल्टेशन के लिए आपके पास आती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आती है, उसको वो कई तरह की जो है हर्बल प्रोडक्ट लेके आती है जिसमें एमाइनो एसिड और प्रोटीन के सप्लीमेंट मौजूद होते हैं। तो उस चीज का आप ध्यान रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन हमें किस में मिल जाता है? तो जो है मीट में मिल जाता है, इसके अलावा फिश में मिलता है, एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है, चीज में मिलता है, योगर्ट में मिलता है, जो कि ऑल 9 और यू कैन से 10 एसेंशियल एमाइनो एसिड है वो प्रोवाइड कर देता है। वहीं इनकम्प्लीट प्रोटीन या जो है एमाइनो एसिड किसमें मिलता है? जो हमारे लेग्यूम्स है, जो हमारे दानेदार फल है, सब्जियां जैसे जो है बीन्स हो गए या फिर मसूर, चना वगैरह, इसमें
मोस्टली क्या है कि जो आप देखेंगे कंप्लीट ऑल 9 या 10 एसेंशियल अमीनो एसिड वो सब के सब हमें नॉन वेज सोर्सेज से मिलते हैं, जबकि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स है या जिसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, वो सारे हमारे वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं। इसलिए हमारा नेटिव क्या होना चाहिए, दाल रोटी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ जो है अदर सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें क्योंकि जो सिर्फ दाल रोटी होती है उसमें एमाइनो एसिड की कमी होती है, स्पेशली जो एमाइनो एसिड लाइसिन एंड थ्रेओनिन है उसकी कमी होती है। वहीं अगर अदर लेग्यूम्स की बात करें तो उसमें मेथोनिन एंड ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, जो 10 नॉन एसेंशियल एसेंशियल एमाइनो एसिड होते हैं, उसमें से ये चारों चीजें कमी आती है। इसलिए हमें सिर्फ दाल रोटी नहीं, सप्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप इस सबको साथ में कवर करते हैं तो एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने में और फीटस के ग्रोथ में हेल्प मिलेगा। अगर बात करें ओमेगा फैटी एसिड की, तो ओमेगा फैटी एसिड जो है ये मेनली जो सी फूड्स होते हैं उसमें और प्लांट ऑयल्स में पाए जाते हैं, सी फूड्स और प्लांट ऑयल में पाए जाते हैं। इसके लिए जो एसेंशियल फैटी एसिड होती है वो सिंथेसाइज करने का काम करती है और ये हेल्प करता है नॉर्मल मेटाबॉलाइजेशन में, और बहुत सारे वाइटल्स जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करती है। इसमें कई तरह की ओमेगा फैटी एसिड होते हैं, जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और ये सब जो जिस सोर्सेज से मिलता है, अगर हम देखें तो क्या कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसमें वर्ल्ड हाईएस्ट जो फूड रिच ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव होते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, वो फ्लैक्स सीड हो गया, जो कि हम लोग तीसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वालनट हो गया, या फिर सोलेमन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीजें हैं, इनमें रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से डीएचए है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में को रेगुलेट करने में और उसके फंक्शन में हेल्प करता है। इसलिए बहुत सारी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी डिफिशियंसी ना हो। इवन के न्यूबॉर्न इन्फेंट में भी जो है कंटिन्यू मैटरनल सप्लाई डीएचए का और एमाइनो एसिड का होता रहे, उसका भी ध्यान रखते हैं, जो कि लैक्टेशन के दौरान हमें देना पड़ता है। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जो डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड होता है हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट से प्रोवाइड होता है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई चीज रिक्वायरमेंट है तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अमूमन जो हमारी डाइट होनी चाहिए वो 55 to 60% तक एटलीस्ट कार्ब होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। 55 से 60% तक प्रेगनेंसी में कार्ब होना चाहिए। इसलिए अगर कोई चीज आप इस्तेमाल कराते हैं प्रेगनेंसी में, तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका चेक कर लेना चाहिए कि वो पार्टिकुलर चीज में कितना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कोई भी ऐसी चीज जिसका 50% और उससे ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो अच्छा माना जाता है। वहीं अगर किसी का 65% से ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स आता है तो उसे बुरा भी माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट देना भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो 55 से 60% तक हमें प्रेगनेंसी में कार्बोहाइड्रेट देने की जरूरत पड़ती है। जो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर यानी ग्लूकोज के फॉर्म में और स्टार्चेज के फॉर्म में आती है। जो इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज, हेमिलोज, गम्स, पेक्टिन और लिग्निन्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। फूड जो कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि उसका ग्लाइसेमिक रिस्पांस कैसा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके लिए कैसा है। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जैसे हम डायरेक्ट अमूमन क्या होता है कि कोई जब से गर्मियों का सीजन आता है तो ऐसे ग्लूकॉन डी ले लो, तुरंत एनर्जी रहेगी,
चूंकि अर्ली पिक होता है, अगर डायरेक्ट हम ग्लूकॉन डी ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, तो वो अर्ली पिक करता है ग्लूकोज के राइज में, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसकी वजह से तुरंत हमारे इंसुलिन के सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि ऐसा भी चीजें बहुत ज्यादा ना दे दे जो इमीडिएट काउज करता है इंसुलिन रिस्पॉन्स को, क्योंकि अगर इंसुलिन रिस्पॉन्स ज्यादा होगा तो फिर काफी सारी चीजें सप्रेस हो जाएंगी। जो प्रेगनेंसी में आइडियल जो है वो 55 से 60%, यहाँ पे 50 to 60% लिखा गया है। मेन एनर्जी सप्लाई है, प्रमोट करता है वेट गेन फीटस के, इसके अलावा प्लेसेंटा और अदर मैटरनल टिश्यू को। अकेले इवन नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो नॉर्मल इंडिविजुअल में अकेले कार्बोहाइड्रेट यानी मेनली अगर बात करें ग्लूकोज की, तो 150 ग्राम ग्लूकोज डेली रिक्वायरमेंट है एक एडल्ट ब्रेन को डायरेक्ट फॉर्म में। कुछ ऐसे पार्ट्स हमारी बॉडी में है जो कि डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए उसको एनर्जी के लिए, वो कहीं से मेटाबोलाइज होते नहीं, उसमें से एक ब्रेन भी है। और अकेले ब्रेन को अगर हम देखें तो 150 ग्राम एक एडल्ट इंडिविजुअल में चाहिए डेली। तो डाइटरी सोर्सेज में हमें चावल, दाल, जो भी नूडल्स, पहला स्लाइड आप लोगों ने देखा होगा तो नूडल्स का लगा रखा था, तो वहां से भी हमें मिलता है। तो जो भी चावल, रोटी और दाल वगैरह होता है, इन सब में हमें मिल जाता है। इसके अलावा जो भी सब्जियां हैं, दूध है, फल है, स्पेशली फल जो है वो तो एकदम रिच सोर्सेज ऑफ होते हैं। बहुत कुछ ऐसे फल्स होते हैं जिनको इवन के अगर कोई डायबिटिक है तो उसको मना किया जाता है क्योंकि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं। प्रिकॉशन क्या रखना है कि रिफाइंड शुगर के इंटेक को कम करना है, और जो स्वीट बेवरेज है उसको कम रखना है, क्योंकि ये रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज को बढ़ाता है। रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के रिस्क को बढ़ाता है, इसलिए रिफाइंड शुगर और जो स्वीट बेवरेज है, जो कोला ये सब पीते हैं, इनको हमें जितना कम से कम दे सकते हैं उतना कम से कम। यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि वुमेन लो कार्ब डाइट ले सकती है क्या? अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान लो कार्ब डाइट नहीं लेना है। हाँ, जिनको वेट लॉस करना होता है ज्यादा देन द प्रेगनेंसी अगर बात करें तो आप लो कार्ब डाइट एडवाइसेबल है। लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, कीटो डाइट, ये सारी चीजें एडवाइसेबल है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो, नेवर, क्योंकि रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाती है। वैसी सूरत में हमें एटलीस्ट 50 से 60% तक, मेनली 55 से 60% हमें जरूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की हर हाल में। इसलिए हर हाल में ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो है हम 50 से 60% के ऊपर से कम नहीं दे। क्या बेबी जो है बेबी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा अगर हम कार्ब फ्री डाइट लेते हैं? तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। कई सारे जो फीटल डेवलपमेंटल ग्रोथ होते हैं उसमें फर्क पड़ता है, जिसकी वजह मेनली ये होती है कि हायर कोर्टिसोल लेवल होता है और वो राइज करता है चाइल्डहुड हाइपरटेंशन को। इसके अलावा और भी कई सारी कंडीशन है जिसमें काउज करता है। ये भी होता है कि क्या कुछ जो है अच्छे टाइप के कुछ स्पेशल टाइप के कार्बोहाइड्रेट है जो प्रेग्नेंट वुमेन को लेना चाहिए। तो वैसी सूरत में अगर हम देखें तो जो हमारे फ्रूट सोर्सेज से आते हैं या जो हमारे सीरियल सोर्सेज से आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट अच्छे सोर्सेज में आते हैं। इंस्टीड के हम रिफाइंड शुगर या फिर कोला वगैरह जो है ऐसी चीजें ले, वो अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे वही गुड कार्बोहाइड्रेट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट के सारे दिए हुए हैं। जैसे बैड कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे बेकरी प्रोडक्ट आते हैं, स्पेशली डोनट्स, कैंडी वगैरह, ये भी बैड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। फास्ट फूड अभी बता रहा था चाउमीन, तो फास्ट फूड भी चाउमीन में आता है लेकिन उसमें बैड कार्ब भी होता है, तो इसका ध्यान रखना है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, किस किस फूड में कितना पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप एडवाइस कर सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और आपको 50% से एबव वाले को देना है। बात करें फैट की, तो फैट एज यू नो कि फैट इज द
रिजर्व सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो रिजर्व सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है वो फैट होता है। इसके अलावा ब्रेन के डेवलपमेंट में अबाउट 60% फैट की जरूरत पड़ती है। तो फीटस के दौरान ब्रेन के डेवलपमेंट में 60% की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फैट का भी अपना एक इम्पोर्टेंट है। जो एसेंशियल फैट होते हैं वो हमारे लैक्टेशन के दौरान बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को तो हम मदर के जरिए ही मिलेगा। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि फैट का भी जो हम डाइट देते हैं उसमें ध्यान रखें। अब ये फैट जो है किस लिए जरूरत है, कई सारे जो विटामिन है जो फैट्स होते हैं उस है, विटामिन ए, डी, ई, के, इवन जो विटामिन ई है उसको आप सब जानते हैं कि एंटी एस्टर्लिटी विटामिन कही जाती है। तो जो फीमेल प्लान करती है प्रेगनेंसी का, तो उसमें भी फैट का रोल हो जाता है, चूंकि विटामिन ई के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। विटामिन डी जो है वो बोन को हेल्दी रखता है, टीथ को हेल्दी रखता है। विटामिन ई एज एंटीऑक्सीडेंट और जो है सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही एंटी स्टेरिलिटी ई के तौर पे भी काम करता है। विटामिन के जो है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है, ब्लड क्लॉटिंग के तौर पे काम करता है, और स्ट्रॉन्ग बोन को स्ट्रॉन्ग करने में मिनरलाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्दी फैट चॉइस क्या होना चाहिए हमारा, जो फैट सोर्सेज से या फिर फिश से आ रहा है वो हमारा हेल्दी फैट है, गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पे हम उसको ले सकते हैं। वहीं जो अदर एनिमल सोर्सेज से आते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल में भी आते हैं। इवन के फ्राइड इंटेक फूड जो होते हैं, ज्यादा अगर आप फ्राई कर देते हैं फूड को, तो वैसी सूरत में भी वो बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ट्रांस फैट जो होता है उसको हम घटाते हैं, जो कि केक, फास्ट फूड और जो क्रीमी बिस्किट होते हैं उसमें आते हैं, तो उसको घटाते हैं। और जो हमारे डायरेक्ट फिश ऑयल है या फिर जो है वेजिटेबल ऑयल्स है उसको बढ़ाते हैं। इवन के हम डायरेक्ट पीनट बटर और जो मिल्क से मिल्क बटर जो होता है उसको हम दे सकते हैं। वहीं रिकमेंडेड डोज क्या है, 54 से 82 ग्राम, 54 to 82 ग्राम पर डे जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में जरूरत पड़ती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 57 से 85 ग्राम तक जरूरत पड़ती है, जिसमें 20 to 30% जो है वो सैचुरेटेड 10% होता है, और मोनोसैचुरेटेड फैट जो है वो 12 से 15% होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो 5 से 7% होता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रिकॉशन ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डिसलिपिडेमिया या मेनली कहे हाइपरलिपिडेमिया ना हो, हाइपर कोलेस्टेमिया ना हो, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया ना हो, उसका ध्यान रखना है। इसके लिए हमें प्रॉपर्ली, चूंकि फिर अगर ये सब होते हैं तो एक्लेम्सिया एंड अदर कंडीशन, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन को लीड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ से आ सकते हैं फैट, कितना कितना आते हैं, ये पूरे चार्ट्स हैं, इस चार्ट्स में आप देख सकते हैं। वेजिटेबल प्रिपरेशन क्या है फैट का, उसमें कितना आता है। मटर पनीर अगर हम बनाते हैं तो उसमें 10.4 ग्राम फैट आ जाता है। वहीं अगर आलू मटर बनाते हैं तो 6.4 ग्राम। इस तरह से सारे के सारे जो हम प्रिपेयर्ड फूड बनाते हैं उसमें कितने फैट आ जाते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स में कितने कितने फैट्स होते हैं वो भी यहाँ आप देख सकते हैं कि अमूमन जो रॉ वेजिटेबल या फ्रूट्स है उसमें फैट बहुत लोअर अमाउंट में पाए जाते हैं। वहीं फ्राइड वाले में देखें, जितनी सारी फ्राइड चीजें हैं उसमें आपको फैट लेवल काफी हाई मिलेगा, चाहे वो समोसा हो, चाट हो, जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है, उसमें बहुत ही हाई मिलेगा। ओके, मिल्क प्रोडक्ट में एवरेज पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट अच्छा माना जाता है फैट के लिए, जिसमें अगर प्योरली मिल्क लेते हैं तो वो 8.6 ग्राम, अगर डबल टोन लेते हैं तो 4.9 ग्राम, स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो 0.2 ग्राम, बटर मिल्क लेते हैं तो 2.4 ग्राम। आइसक्रीम एंड अदर सारे जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें ये सारे डोज होते हैं।
मीट नॉन वेजिटेरियन डाइट में किसमें कितना मिलता है वो भी यहाँ पूरा चार्ट है कि लंब लेग है तो वैसी सूरत में 9.4 ग्राम, वहीं अगर ये सब 90 ग्राम के हिसाब से है, या किसी में अगर थोड़ा बहुत जो रिक्वायरमेंट जो हम एक सर्विंग साइज लेते हैं उसमें कम भी होता है तो उसमें किसमें कितना ग्राम, ये सारी चीजें जो बताई जा रही है वो सर्विंग साइज के ऊपर बताई जा रही है कि हम कितने क्वांटिटी में एक सर्विंग साइज में लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली बताई जा रही है। ये डिजर्ट्स में किस किस तरह से कितना कितना ये भी हाई फैट होते हैं तो इसका ध्यान रखें, और स्पेशली डिजर्ट वाला में तो ध्यान रखें कि जो केक और इस तरह की प्रोडक्ट होती है उसको अवॉइड करें, चूंकि बैड कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब अगर बात करें ट्रेस एलिमेंट की तो पिक्चर में देख रहे हैं कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, जिंक सारा कुछ जरूरी है। तो उसके थोड़े थोड़े ये कि कितना डाइटरी सोर्सेज में हमें कहाँ से मिल सकता है, कितना क्वांटिटी में मिल सकता है, और कितना इसका क्या मेन फंक्शन है या इसकी वजह से क्या हो सकती है, वो सारा का सारा यहाँ पे देखने टेबल में दिखाया जाए। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो टेबल सॉल्ट जो होता है जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं उसमें और डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है। एडल्ट में 1.5 ग्राम पर डे जो है ऐसे बताया जाता है कि अच्छा होता है, लेकिन जो हम यहाँ पे जो बताया गया वो एक मील के लिए बताया गया। एक मील में हम 1.5 ग्राम पर डे लेते हैं। अगर एक्सेस लॉस हो गया, अगर इसको हम कैसे रूल आउट करते हैं, जब सीरम सोडियम लेवल के आते हैं 135 से 145 मिलीग्राम पर डीएल होता है, तो वैसी सूरत में क्या होता है कि मस्कुलर डेवलप होने लगता है और वीकनेस होता है, हाइपोवॉल्मिया होता है। हाइपोवॉल्मिया मेनली चूंकि सोडियम इज द वाटर लविंग, मोहब्बत है सोडियम को पानी से, तो इसलिए हाइपोवॉल्मिया काउज कर देता है। अगर सोडियम कम होगा तो पानी रिड्यूस ज्यादा होगा। तो इस तरह से अलग अलग चीजें, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सबकी अलग अलग कंडीशन है। उसी तरह सेलेनियम, जिंक मिल जाएगा आप लोग को स्लाइड, उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अलग अलग जो है एक्स्ट्रा एनर्जी नीड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 100 एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होता है, जो कि एप्पल से मिल सकता है, या एक स्लाइस चीज से मिल सकता है, या एक गिलास मिल्क से मिल सकता है, या फिर एक पीस बनाना से मिल सकता है। वहीं सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 300 कैलोरी इन चीजों से मिल, एक पीस टोस्ट हो गया विथ पीनट बटर, या फिर एक गिलास साथ ही एक गिलास मिल्क और स्मॉल पीस ऑफ मीट और फिश से अगर देखें तो मिल जाता है। तो इस तरह से ये किन किन चीजों से मिल सकता है कितना, और हमें अलग ट्राइमेस्टर में किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए वो आप इससे देख सकते हैं। अगर जो है इनफ वेट गेन नहीं हुआ है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, टू मच वेट गेन हुआ है तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर इनफ वेट गेन नहीं हुआ है तो वैसी सूरत में लो बर्थ बेबी होगा, ये लो वेट बेबी होगा, या फिर अर्ली बर्थ हो जाएगा, या फिर जो है माल कंजेनाइटल एनामोली हो सकता है, या फिर बच्चे को लाइफ लॉन्ग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, हाई पेरिनेंटल मोर्टिलिटी हो सकती है। बेबी को मेनली मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं अगर हाई हो गया तो वैसी सूरत में बच्चे जो है वो मोटे ताजे और नॉर्मल बॉडी वेट से ज्यादा पैदा होंगे, डिलीवरी के में दिक्कत होगी, और हाइयर पेरेंटल मोर्टेलिटी इसमें भी पाई जाती है। मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बेबी में भी डेवलप विद द डायबिटीज और कार्डियक प्रॉब्लम इन लेटर लाइफ। कैफीन कितना तक दे सकते हैं और कितना अवॉइड कर, 2 मिनट। उसी तरह स्मोकिंग को पूरी तौर पे अवॉइड करना है, चूंकि ये कई सारी डिफेक्ट पैदा करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू ये जो है क्या क्या चीजें कितनी रिक्वायर्ड है वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके लिए हम जो है जो प्लेट तैयार करते हैं उसके लिए पहले तो ये होना चाहिए कि एवरीवन शुड ईट ए हेल्दी बैलेंस डाइट, बट प्रेग्नेंट मॉम and for women who are trying to conceive,
वो प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिससे कि कंसीव करने के चांसेस या फिर जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ चार्ट्स मैं प्लेट वाइज बताया हूँ। प्रेगनेंसी में ब्रेकफास्ट का क्या रेसिपी होना चाहिए, तो इस साइड में देखेंगे तो हमारे इंडियन रेसिपी है, इस साइड में देखेंगे तो ये इंडियन अर्बन रेसिपी है या फिर वेस्टर्न रेसिपी है। इंडियन लंच देख सकते हैं कि कितना क्या ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी चावल, दो रोटी, उस तरह से दाल वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। वहीं डिनर प्लेट हमारा कुछ इस तरह का होना चाहिए, एंड विद द फ्रूट्स। बाय बाय। ओके। यहाँ लगा लो।